हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। शुरू करें और बताएं सर हैं। बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है ना? ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, है ना, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर कोर्स चल रहा है ना। अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो मैथमेटिकल रीजनिंग आप सुबह 8:30 बजे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट्स भी पढ़ाया जाएगा कल, है ना, मीन मोड मीडियन वगैरह, है ना, ये सब पढ़ाया जाएगा। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया हूँ भाई मैं ना। ठीक है, ओके। सो दिस इज आवर बैच, है ना, शिखर बैच, जो 16 फरवरी को चालू होने वाला है। ठीक है, मैथ्स की क्लास होगी शाम को, है ना, 5:30 पर। पेपर सोल्विंग वाली क्लास जो है वो 6:30 पर होती है। आज वो नहीं है, आज यूट्यूब सेशन है ना। स्टेट्स के ऊपर मीन मोड मीडियन पढ़ाया जाएगा उसमें, 7 से लेकर 8 के बीच में, अनअकैडमी एक्सीलरेटर पर। तो अगर किसी को वहाँ पढ़ना है तो वहाँ पे पढ़ सकता है। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट 14 फरवरी को होने वाला है। जेई मेंस, है ना, जो 2021 है उसके पर मतलब हिसाब से है, ऑल इंडिया लेवल पर। तो उस टेस्ट में जिसकी, एक मिनट, ये बात मैं बताता हूँ मैं आपको, जिसकी रैंक वगैरह आएगी तो उसकी जो प्राइज मनी है ना, वो ये है ना, रैंक 1, 2, 3, 4 से 10, 11 से 25, 200 तक जिसकी रैंक आएगी उनको प्राइज वगैरह दिए जाएंगे। और इस टेस्ट होने के अलावा भी जो है अपना रिवीजन का शेड्यूल पूरा बना हुआ है ना, 6-7 अगले आने वाले 8 दिन के लिए अलग अलग टाइम पर कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करवाए जाएंगे उसका पूरा टाइम टेबल दे रखा है। तो आप रिवीजन पर्पज से भी जो है इनको देख सकते हो, है ना, और उसके बाद टेस्ट होगा। ठीक है भाई, ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हाँ भाई, जल्दी से डाउट हो तो पूछा जाए। हाँ, अब ये थोड़ा सा सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको अभी सबसेट्स का आइडिया हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप रहने दो। सबसेट का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, है ना, उस सेट का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब उसमें तो सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं, हो सकता है एक एलिमेंट कम आए, हो सकता है 2 एलिमेंट आए, 3 एलिमेंट आए, उस प्रकार से। तो इन्होंने क्या बोला है, ए और बी दो सेट है, एक में 4 एलिमेंट है, एक में 2 एलिमेंट है। सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी, है ना, इसमें 8 एलिमेंट आ जाएंगे। ये थोड़ा सा वो समझने वाली बात है, एक में 4 है, एक में 2 है, तो ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट आ जाएंगे और उसका सबसेट बनाना है। उसमें कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो कम से कम 3, तो 3 हुए तो चलेगा, 4 हुए तो चलेगा, 5 हो गए तो भी चलेगा, और 8 के 8 ले ली तो वो भी चलेगा। ठीक है, ये आंसर है। आगे पूछा जाए। नेक्स्ट। 5, 6 हो गया। ठीक है, पांचवा, इसके साथ फ्रेंड है, इसमें 4 लेडीज 3 मैन है। ठीक है, और इसके साथ है, इसमें 3 लेडीज और 4 मैन है। इनके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है ना, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन थ्रो अ पार्टी, इनवाइटिंग 3 लेडीज एंड 3 मैन, अज्यूमिंग दैट दोनों के 3-3 फ्रेंड हो। अरे तो केसेस बना लो ना। ठीक है, केसेस बना लो। एक्स और वाई, 6 लोग टोटल बुलाने हैं, तो इसमें लेडीज एंड मैन, लेडीज एंड मैन। हाँ भाई, सो 2-1-1-2 या 1-2-2-1 प्लस 2 का ए आंसर आया। देख लेते हैं, यही केस होंगे। अब इस केस को लिख लोगे क्या, 2 लेडीज को इनवाइट करना है तो 4 है, तो 4C2, है ना। ठीक है, अच्छा और देख लेता हूँ सर, 3-3 भी हो सकते हैं, देख लेते हैं। 3 लेडीज और 3 मैन इनवाइट करने हैं, और दोनों के 3-3 ही होने चाहिए। हाँ, दोनों के 3-3 ही होने चाहिए ना, तो फिर हो सकते हैं। ठीक है, तो 3003, है ना, 30 एंड 03, एंड वो एक और वाला इसका उल्टा कौन सा, 03 एंड 30। ठीक है, सेकंड में क्या दिक्कत हो रही है, सेकंड का आंसर ए आ गया। 6000 से बड़ा होना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है ये बताओ एक बार तो बस। सब कुछ आ सकता है, जितना दिमाग था एक साथ लगा दिया। सब कुछ क्यों आ सकता है, 4 डिजिट नंबर गिनो ना सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है वो 6-7-8 ही आ सकता है बस। उसके अलावा 5 डिजिट नंबर भी रखने हैं। ठीक है,
ये डिजिट 5 है ना, तो अगर 5 डिजिट नंबर बना तो वो 6000 से बड़ा ही होगा ना, है ना, तो वो भी गिनो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो गया, 6 डिफरेंट नॉवेल है, 3 डिक्शनरी है, 4 ये है, और इसमें से 4 सेलेक्ट करना है, तो 6C4 3C1 आगे, और अरेंज करना है ना, सच दैट डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडिल, तो डिक्शनरी को बीच में रखना है, और नॉवेल चारों तो भाई जो 5 प्लेस है अपने, ये यहाँ पे डिक्शनरी रहेगी, तो बाकी ग्रुप बना दो इधर 2 इधर, है ना, क्योंकि चारों नॉवेल अलग अलग है, तो वैसे कर लो, या फिर सीधा ही कर लो कि हाँ 4 जगह जमाना, 4 फैक्टोरियल, एक जगह वो फिक्स है ना, एक जगह डिक्शनरी फिक्स है, और फिर 4 3 2 1 सीधा आंसर आ जाएगा। इस जो भी आंसर आ रहा हो देखना है कहाँ लाई करता है बस। हाँ भाई, एक्सरसाइज 3 में कोई होमवर्क था क्या आपने, पहले ये बताओ, था ना, ठीक है, पूछो। 4 4 तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ज्यादा नहीं मतलब स्ट्रेट लाइन में आया कि नहीं आया ये पूछ रहा हूँ मैं, ज्यादा कम नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या, आ, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आया, ठीक है, ओके, ये देखो ऐसा है, ये 21,0 है, ये 0,21 है, ये 0,0 है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ट्राइंगल में इंटीग्रल कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इसके अंदर लाई करे, तो आई थिंक ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं x+y लेस देन 21 होना चाहिए, क्योंकि इसकी इक्वेशन x+y इक्वल टू 21, समझ गया क्या बात को, बस इसको आप ऐसे लिख दो, x+y लेस देन इक्वल टू 20, 21 से कम 20 होता है इंटीजर में, जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, कर लोगे क्या इसको बेगर्स मेथड से, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डालकर, ओके भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ टी इंट्रोड्यूस कर दिया ना, ये रहा ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसको इंटीजर प्रूव करना है, देखो इस क्वांटिटी को है ना n स्क्वायर का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर n, इसको इंटीजर प्रूव करना है, ये अच्छा सवाल है। अपन मान लेते हैं कि अपने पास n² ऑब्जेक्ट है, और उसको अपन ग्रुप्स बनाकर, n के n ग्रुप बनाकर, मैंने जो है वो n ग्रुप बना दिए, और सबकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, वो भी n ही है, ठीक है, बस तो ग्रुपिंग करने के तरीके क्या होते हैं, n² का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, n बार आएगा, इस n को वापस n यहाँ पे डालना, ठीक है, ओके, और इनटू उनको अरेंज भी कर दो, ये जो n फैक्टोरियल है ये तो अरेंजमेंट की वजह से आया है, और ये ग्रुपिंग की वजह से हुआ, तो होगा ये कि इनको ग्रुप में डिवाइड करके अरेंज करने का तरीका हमेशा इंटीजर ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा इंटीजर ही आता है, ऐसा नहीं आता है कि अरेंज करने का तरीका जो है वो 1.5 तरीका है या 3.5 तरीका है, ठीक है, ओके, वो हमेशा इंटीजर ही होता है। आगे बढ़ते हैं, आवाज कर बंद हो जाएगी भाई, अपने आप हो जाती है वो बंद, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 9 हो गए, 10 13 के लिए मैनुअल काउंटिंग, बिल्कुल मैनुअल काउंटिंग 13 के लिए, 13 के लिए ऐसे लिखते हैं अपन 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो यहाँ पर 10 कर दो, ठीक है, हो गए 20, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है,
तो एक ही तरीका बस ये। अब आप दिमाग यूँ लगाओगे कि इन दोनों का मिलाकर जो सम है वो 14 हो रहा है। तो 14 को दो अलग-अलग पार्ट में कैसे तोड़ सकते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो 5 और 9, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। देन 6 and 8, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। और कुछ कर सकते हैं क्या? 7 7 तो नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को? हो गया। अब है ना, अब इन तीन को मिलाओ। अब देखो सम कितना आ रहा है? 17। अब 17 को अलग अलग प्रकार से कैसे तोड़ सकते हो इनके अलावा? तो तुमको है ना, तुमको जैसे देखना होता है, एक इधर डाल दिया, इधर 5 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर एक और डाल दिया, है ना? तो अब 10 का पार्ट एक इधर डाल दो ऐसे, तो यहाँ पे 4 होगा, तो 4 4 नहीं चलेगा। यहाँ से 2 उठा के इधर डाल दो, तो वो भी देख लो, 8 बनेगा यहाँ पर, 8 यहाँ पर है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो या फिर इसे दिमाग लगाओ कि एक यहाँ पे आ जाएगा तो 4, ये भी नहीं बनेगा। एक यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 5, ये बन जाएगा। समझ में आ रही बात तुमको? इधर उधर करना होता है बस इनको, है ना, कैसे सीखना होता है। बेगर्स नहीं लगा सकते? अरे बेगर्स पागल हो गया? गिनती के केस 9 आ रहे हैं, बेगर्स के कितने केस आएंगे? उसमें से टोटल माइनस रॉन्ग केस क्या करोगे? वो नहीं गिन सकते। बेगर्स मेथड अरेंजमेंट करता है, इधर उधर कर देता है इनको। वो N5 को भी यहाँ गिनता है, वो नहीं गिन सकते। इक्वल भी गिनता है वो। 7 डिजिट नंबर बनाने, सम ऑफ डिजिट 10 है ना? और यूजिंग 1 2 3, यूजिंग 1 2 3 है। तो तुम्हारा क्या आ रहा है? 65 46 आ रहा है। अच्छा, हाँ, 1 2 3। अरे इतना बड़ा नंबर आ रहा तुम्हारा। चलो भाई, गिनते हैं आज अपन, है ना? लेकिन मेरे को एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन देखने दो। अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो हो सकता है कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई हो। एक मिनट, है ना? तुम्हारा गलत है। चलो भाई, तुम तो रेस से बाहर हो गए। सही है 77। ठीक है भाई, तो फिर चेक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को वैसे मिल भी नहीं रहा अभी वो। तो क्या है भाई? 1 2 3 ओनली। हाँ भाई बताओ, कैसे गिनो? सम 10 चाहिए, 7 डिजिट नंबर चाहिए। 1 मतलब क्या क्या डिजिट आप ले रहे हो? आपने क्या क्या ले ली वो बता दो, फिर मैं उसमें कुछ करेक्शन कर दूंगा। 1 1 1 1, 5 बार तो ये हो गया, और 2 और 3। और कोई केस है क्या? और एक यहाँ से उठाकर एक यहाँ डाल दो, है ना? तो 1 1 1 1 एंड देन 2 2 2। और कोई केस? एक यहाँ पे डालेंगे, तो अब तो एक ही बात है, बस गिन लो इनको। तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, और ये आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जोड़ देना बस इनको। और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं? ठीक है। अपने वो सर्कल का होमवर्क कल रह गया था, है ना? आप पूछ लो, 11 से लेकर 19 आपको होमवर्क दिया था। ठीक है। जल्दी से। हो गया इधर? 11 12 13। 14 15 16 17। 13 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 आ रहा है। 13 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका जो है 100 आ रहा है। क्या है, क्या क्वेश्चन? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड जो ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस। ठीक है। अ, यार कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तुम डाल दो फोटो, है ना? टी इक्वल टू एस वन लिख के ही करूंगा मैं तो, है ना? ठीक है, कंपेयर कर लूंगा मैं टी इक्वल टू एस वन लिख के। ओके। हाँ भाई, 13 के बाद आगे पूछो। 14। 14 तो ऐसा है कि कॉमन टेंजेंट निकालनी है। ये तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो वैसे, है ना? ठीक है। एक लाइन विच इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, ठीक है? तो इसके ऊपर कोई भी लाइन टेंजेंट होगी
तो y इक्वल टू mx प्लस सी माना और इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर दिया। समझ गए बात को? उससे c की वैल्यू निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ m जो भी आ रही है। फिर से ये जो लाइन है वो उस पर भी टेंजेंट होनी चाहिए, तो उसके पास फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, तो उससे तुम्हारा m की वैल्यू भी आ जाएगी। तुम ये सोचो तुम्हारे पास y इक्वल टू mx प्लस सी मानने के बाद, है ना, यार ये तो सीधा ही हो गया ना, ये तो स्लोप भी मिल गया तुमको यहाँ से। समझ रहे हो? एक लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है पीटी के ऊपर, तो पी इसके ऊपर लाई कर रहा है क्या, देखना। हाँ कर रहा है, दिख गया तुमको? 3+1 4, तो कार्टेशियन फॉर्म से लिख दो टेंजेंट, तो ये आ जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये तुम्हारी लाइन कौन सी होगी? पीटी। ठीक है, अब अपनी जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, स्लोप यहाँ से आ गया, सी यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, हाँ भाई, और कोई डाउट? 16, एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। अरे ये तो क्लास का क्वेश्चन है यार, है क्लास का क्वेश्चन है। तुमको ऐसे नहीं करवाया क्या कि उसका इंटरसेप्ट जो है 2√7 है ना, वाई एक्सिस पर? तो ऐसे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करते थे क्या ऐसे, और फिर बोलते थे कि ये वाला पार्ट √7 और ये वाला पार्ट भी √7, फिर मैं इस जगह पाइथागोरस थ्योरम लगाता था, है ना? ये क्लास का क्वेश्चन है, ये क्लास में देखो तुम। ठीक है, पक्का क्लास का क्वेश्चन है, मैंने एक्स एक्सिस वाला करवाया इसलिए, ये वाई एक्सिस वाला पूछा होगा। हम्म, आगे बढ़ते हैं भाई। 18। 18 में ऐसा है, 18 में एक्चुअली है ना, सर्कल का थोड़ा सा बनाने का थोड़ा सा तरीका, मतलब डायग्राम का डर है, मतलब कुल मिला के। ठीक है, ये अपन एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक सर्कल दे रखा है, x² प्लस y² इक्वल टू 3, ये अपना सर्कल। पॉइंट ये है कि इसमें पैराबोला इसको कहीं कट करता है, तो कट करना तो ठीक है, वो तो कट तो मतलब करवा दो, आपका तो काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो ऐसे इस पैराबोला ने कट किया, सो दिस इज x² इक्वल टू 2y। आई थिंक ये पॉइंट आप निकाल पाएंगे। कैसे? सोल्व कर लेना, x² की जगह 2y पुट कर देना यहाँ पर। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना p, तो आई थिंक p तो आपने निकाल लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला है कि टेंजेंट खींचो आप p पर, है ना, जो बाकी p वाला पॉइंट बता सकते हो भाई? 2,1 आ रहा है क्या? 2, नहीं, 1,2 आ रहा है क्या? नहीं, क्या आएगा? y² प्लस 2y-3। तो एक्चुअली उस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो इसको अपन लिख देते हैं y+3 एंड y-1। आई थिंक हो गया, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 काम का है, और √2,1, है ना, ये पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, इस P पॉइंट पर अपने को टेंजेंट, अब पैराबोला को भूल जाओ, अब P पॉइंट पे टेंजेंट खींचनी, जो दो सर्कल को टच करेगा R2 R3 पर, बिल्कुल कर देते हैं अभी। ठीक है, देखो एक ऐसे टेंजेंट खींची इस प्रकार से। ठीक है, अब डायग्राम एक्चुअली बहुत ऊट पटांग बनेगा अब। ठीक है, समझने वाली बात है वो तो। वो इन दो सर्कल को टच कर रहा है ना, सेंटर C2 C3 है। ठीक है ना, तो उनके सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, दे रखा आगे जाकर। तो अपने काम करते हैं, एक सेंटर तो वहां ऊपर बना देते हैं ऐसे कहीं, इस सर्कल को मान लो ये टच कर रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, और एक है ना, आप यूँ सोचना एक इधर भी कहीं ऐसा कुछ है सर्कल, है ना, मतलब ये थोड़ा गड़बड़ बन गया। समझ गए क्या? दूसरा सर्कल मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरा सर्कल इधर कहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, तो वो अपन बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे बना के छोड़ देते हैं कि हाँ कुछ आ रहा होगा ऐसा, है ना, कुछ ऐसे टाइप से। और आगे तो जा भी नहीं रहा है इधर, ये रहा, ऐसा कुछ सर्कल आ रहा होगा। ठीक है ना, जहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अपन तो ऊपर वाले को ध्यान में रख के करते हैं। अपना सिर्फ काम ये है इन सर्कल से कि सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका सेंटर अपन 0,k बोलते हैं। रेडियस दे रखी 2√3, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस 2√3।
तो आई थिंक ये वाला पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है वो पॉइंट अपने को निकालना है, निकाल लेंगे। भाई देखो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना, इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो इसमें लिख दो ना x(x1) से x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू 3, टेंजेंट आ गया। अच्छा तो अपन अब एक काम करें कि k निकालने का सोचते हैं। तो 0, k का इस लाइन से डिस्टेंस, क्योंकि उसके ऊपर भी टेंजेंट है, तो मैं 0, k से डिस्टेंस निकालता हूँ। तो 0 प्लस k माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये रूट, और ये कितना होना चाहिए तुम्हारा, k होना चाहिए। आई थिंक k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आ गई क्या k की वैल्यू? यहाँ पुट कर दें, सर्कल आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपने को Q2 वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से Q3 वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। k की दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाली यहाँ रखना, नेगेटिव वाली यहाँ रखना। ठीक है, तो Q2 आ गया, Q3 आ गया, ये निकाल सकते हैं। R2 R3, R2 R3 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल दोगे आप। इस सर्कल की इक्वेशन जैसी पता पड़े, इस पे कार्टेशियन फॉर्म से टेंजेंट लिख लेना और इससे कंपेयर कर लेना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना सिखाया है, उससे तुम्हारा Q2 Q3 भी आ जाएगा, फिर तो सारे क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है भाई, ओके। डायग्राम में दिक्कत है एक्चुअली, डायग्राम क्या बच्चों से बनता नहीं है ना। ठीक है, बच्चों से क्या वो मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ में एक्चुअली क्या एक सर्कल छोटा बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत छोटा सर्कल चाहिए होता है यहाँ पर, इतना सा ही, तब जाके वो डायग्राम सही बनता है। ठीक है भैया, ये सर्कल में 2016 से पता नहीं एडवांस वालों को अलग ही प्यार हो गया, उनको अलग ही प्रेम है सर्कल से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते, बहुत अच्छे से सवाल पूछते हैं उससे। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया पूछते हैं। अरे मैं तुमको अभी 2019 का या 18 का ऐसा गजब का क्वेश्चन बताऊंगा सर्कल का, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी ये क्या है? ठीक है, देखना है, मस्त सवाल आएगा। ठीक है भाई, 18 तक ही दिया था ना मैंने, कहाँ तक दिया था? 18 तक ही दिया था ना? कहाँ तक दिया था मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब आपको आगे पूछ लो, मतलब 20 तक था शायद, 20 तक था, 11 से 20 तक था शायद। ठीक है, ये तो वो क्रेमर्स रूल का आ गया, ये तो है ना, ये तो गलत क्वेश्चन है, क्रेमर्स रूल का आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, स्टार्ट करेंगे हम। 19, 19 में ऐसा है, जितनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, अपन ऐसे करें। 19 भी बढ़िया सवाल है, 19 भी देखो बढ़िया सवाल है। ईयर सेम है, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम, 2016 दिख रहा है तुमको? 2016, मजाक नहीं है, इतना होमवर्क मैं करवा रहा हूँ सर्कल में, कुछ सोच समझ के करवा रहा हूँ, कुछ सोच समझ के जो है वो मैं टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि व्हाट इज रिक्वायर्ड वो मैंने आपको इस एक्सेल शीट में दिखा दिया है कि भैया सर्कल से तो आजकल ऐसा मामला आ रहा है। ठीक है ना, देखो आर एस डाईमीटर है इसका, तो मैं यार थोड़ा सा है ना, मैं एक्चुअली यही करूँगा, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के एक्चुअली मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना एक सर्कल बना देते हैं अपन, ये सर्कल आर एस इसका डायमीटर है, एस पॉइंट इज 1,0, तो ये आर और ये एस। ठीक है, और ये 1,0, ये -1,0 हो गया। पी इज वेरिएबल पॉइंट, जैसे बोला वेरिएबल पॉइंट मान लो, कोस थीटा कोमा साइन थीटा, आर कोस आर साइन, आर की वैल्यू 1। टेंजेंट एट एस, टेंजेंट एट एस, टेंजेंट खींच दिया अपन ने एस पर, वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा, दिख गया होगा, इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, एंड एट पी, पी पर भी टेंजेंट, वो क्यू पर मीट करता है। अच्छा, पी पर भी टेंजेंट खींचो, अभी खींच देते हैं। ये पी पर टेंजेंट, पी वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं ना, ठीक है, थोड़ा दिखेगा आपको। तो पी वाला पॉइंट ये है, जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट क्यू है। क्या क्यू वाला पॉइंट निकल जाएगा क्या? क्या बोलते हो? एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन लिखनी ना, तो इस लाइन की इक्वेशन आप सोचो, एक्स कोस प्लस वाई साइन होगी, पैरामेट्रिक, और मतलब कार्टेशियन बोल दो, x(x1) प्लस y(y1), जिसमें x1 y1 कोस साइन हो गया। x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, 1 माइनस कोस बाई साइन, दिख गया क्या? ठीक है,
अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो मैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो लिख देता हूँ 1,tan θ/2। समझो बात को, tan θ/2 दिख गया क्या? सोच लो हाफ एंगल। ओके, नॉर्मल टू सर्कल एट पी। हाँ भाई, पी पे नॉर्मल लिखना है, अभी लिख देते हैं। पी पर नॉर्मल सेंटर से पास होगा, मानते हो बात को? ठीक है, ओके। तो क्योंकि सेंटर 0 0 है, तो क्या अपन इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं क्या, नॉर्मल की? आई थिंक y इक्वल टू mx टाइप से, तो y इज इक्वल टू tan θ × x दिख गया क्या? स्लोप इज tan θ, क्योंकि साइन -0 कोस -0, बस खत्म बात। अब देखो क्वेश्चन अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आगे भी। नॉर्मल टू सर्कल एट P इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन थ्रू Q पैरेलल टू RS एट E। RS कहां पर है? ये रहा RS। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है कहां से? Q से। अभी कर देते हैं। पैरेलल लाइन में थोड़ा सा फायदा होगा, ये पैरेलल लाइन है, ये जहां पर कट कर रही है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज E, और इसका लोकस निकालना है। बोल दो इसको H को के, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस क्वेश्चन में मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो आप ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन बता दो बस। पैरेलल टू x एक्सिस है, Q से पास हो रहा है, सोच के। उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो tan θ/2 है। अच्छा, tan θ/2 लिखने में दिक्कत आएगी, लिखने में दिक्कत आएगी, हाँ बस बस वही चाह रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू tan θ/2 दिख गया क्या? तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो आ गया अपने पास, कितना आ गया? tan θ/2। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगा। h चाहिए अपने को, h, ये इन दो लाइन का इंटरसेक्शन है, और ये वाली लाइन अपने को पता है कि y इज इक्वल टू tan θ/x है। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे tan θ/2। तो क्या x की वैल्यू यहाँ से दिख रही है क्या आपको? जो भी आ रही है वो यहाँ पे पुट कर देना, और वहां से आपको tan θ/2 एलिमिनेट करना है। देखो ये मैनिपुलेशन बहुत गजब की है। यहाँ पे क्या हाफ एंगल में आना पड़ेगा तुमको। tan θ/2 यहाँ लिखा हुआ है, ये जो tan θ है ना, इसको ऐसे लिखना, 2 tan θ/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू एक्स करके, ये tan θ उड़ा के यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, और फिर आपको एलिमिनेशन करना वो आप कर दोगे, एक से tan θ की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दोगे। जो लोकस आएगा उसमें सारे पॉइंट पुट करके चेक करने की कौन सा पॉइंट उसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है। सो वेलकम टू जेई एडवांस, है ना? ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल क्या है भाई? नॉर्मल पर लाई करवाए तो, नॉर्मल पे लाई करवाए तो भी कर सकते हैं। एक्चुअली लाइन हॉरिजॉन्टल आ रही है ना, तो उसका फायदा उठाओ कि वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उधर से भी हो जाएगा। ओके भाई, तो शुरू करते हैं अपन, है ना? बाइनोमियल सस्ता सुंदर चैप्टर है ना? थोड़ा सा चैप्टर सस्ता है, कॉन्सेप्ट वाइज, है ना? ज्यादा कोई मतलब ज्यादा कोई टफ नहीं है चीजें, है ना? घुमा फिरा के एक फॉर्मूला है, यूज करते रहो बस उसको। ठीक है, शुभारंभ किया जाए, है ना? सो विल स्टार्ट विद बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना? भाई ऐसा है कि समर, तुमको क्या क्लास से बाहर जाना है क्या? हैं, चैप्टर शुरू हुआ नहीं और बकवास कर रहे हो तुम, बोरिंग है ये है, नहीं पढ़ना तुम रहने दो भाई। ठीक है, हैं, शुरुआत में है ना ऐसी अशुभ बातें मत किया करो, तुम्हारे चक्कर में ना दूसरे बच्चे जो है वो परेशान होते हैं फिर, है ना? उनको लगता है ये सही में सही बोल रहा होगा। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल मतलब बाई, है ना? मतलब इसका मतलब होता है दो टर्म जिसके अंदर हो, है ना? उस प्रकार के एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी कि अगर दो अलग अलग टर्म, है ना, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स, जैसे एक्स प्लस वाई, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है।
मान लो कोई बोल दे कि x प्लस 2x, सो दिस इज नॉट बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, दिस इज नॉट बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक जैसी टर्म है, इनको जोड़ने पर 3x बन जाता है, सो दिस इज मोनोनोमियल, राइट? ओके। और अगर कोई x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बोल दे तो ये भी बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तीन अलग अलग टर्म है, विच इज ट्राइनोमियल। ठीक है, और इससे आगे बढ़ेंगे तो मल्टीनोमियल की तरफ अपन मूव करते जाएंगे। सो आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब समझ लिया होगा। ठीक है, ओके। डेफिनेशन लिखते रहो, तुम्हारे लिए तो नया चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके भी, ठीक है। सो ये सारी बात हो गई, ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला जिससे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कोई भी पावर जो है अपन एक्सपांड कर सकते हैं किसी भी पावर से। जैसे भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मान लो लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये अपने को पता होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई की पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x² y, और यहाँ पे आ जाएगा 3xy²। तो ये फॉर्मूला भी अपने को पता था। इस प्रकार से अगर मैं आपको पूछ लूँ कि x प्लस वाई की पावर 6 क्या होगा, तो आपको शायद मेहनत करनी पड़ेगी, या आप में से बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर देंगे, सर नहीं हो पाएगा, छोड़ो ना, क्या करना है। तो अपन जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अपने को x प्लस वाई की पावर n का एक जनरल फॉर्मूला प्रदान करता है। एक जनरल फॉर्मूला प्रदान करता है कि ये है फॉर्मूला, इससे आप कोई भी पावर जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, एंड दिस वाज गिवन बाय न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बाबा ने दिमाग लगाया था। ठीक है, तो आओ जाने कि इन्होंने फॉर्मूला कैसे निकाला। ठीक है भाई, ओके। तो भाई ऐसा है कि जब मैं आपसे ये पूछ रहा था, है ना, कि हाँ यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मैं आपको है ना एक 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 इनका सबका पैटर्न बताता हूँ, जैसे मैं अगली स्लाइड पर ही बताता हूँ। देखो, जैसे अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली है ना, अगर आप यूँ थोड़ा सा यूँ मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। कि जैसे ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, यू नीड टू ऑब्जर्व दिस पैटर्न। अगर मैं क्यूब लिखना चाहूँ तो वो हो जाता है एक्स क्यूब, देन 3x² y, देन 3xy², देन वाई क्यूब। ठीक है, तो ये है x प्लस वाई की पावर 4। फिर ऐसा कुछ आता है x की पावर 4, फिर आएगा 4x³ ये फॉर्मूले डेरिवेशन के बाद आ रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके वो लिखा हुआ है पूरा, है ना, ये ऐसे नहीं लिखा है। ठीक है, 6x² y² प्लस 4xy³ एंड y की पावर 4। ठीक है, सो हियर इज द पैटर्न। द पैटर्न इज कि भाई कोफिशिएंट तो बोलो, आप पावर में पैटर्न देखो एक बार। x² पावर 2 थी, फिर एक पावर कम हुआ और एक पावर इसके ऊपर लगा दिया, और फिर इसके ऊपर पूरी की पूरी पावर ही 0 हो गई। फिर यहाँ पर 3 पावर है, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, और अगली बार x की पावर 0 दिख रहा है। पर जैसे जैसे इसे पावर कम होती जा रही है ना, वैसे वैसे y पे पावर बढ़ती जा रही है। दिख रहा है क्या? ये कम हुआ, x² देन x की पावर 0, फिर y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4 बढ़ता जा रहा है। सो क्या पावर आने वाली कहां पर, वो तो मैं किसी भी पावर के लिए लिख दूंगा। मेरे को अगर x प्लस वाई की पावर 6 बोल देना, तो भी मैं पैटर्न ऑब्जर्व करके तो कर ही दूंगा कि ऐसे 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 हो रहा है। अब दिक्कत क्या पता है? तुम बताओ क्या दिक्कत है? फॉर्मूला एक्सपांड करने में दिक्कत क्या? अपने को पैटर्न समझ में आएगा, ऐसे ऐसे लिखना होता है, हर फॉर्मूले को ऐसे लिखना है, लिख दूंगा मैं। दिक्कत क्या है? एक और दिक्कत फंस रही है, कोफिशिएंट की। यस, ये कोफिशिएंट कैसे आ रहे हैं, अगर ये कोई बता देना, ये अगर कोई बता देना तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इसके लिए आया पास्कल ट्रायंगल। कोफिशिएंट का फंडा कुछ ऐसे था,
है ना, कि अगर आप पावर 1 की बात कर रहे हो, पावर 1 इन द सेंस, मैं पावर 1 लिखना भूल गया, मैं सबसे ऊपर आप कंसीडर कर ले इस जगह कहीं पर कि x प्लस वाई की पावर 1 जो है वो होता है x प्लस वाई। एक्चुअली मतलब आसान चीज कि दोनों के कोफिशिएंट कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है, ओके। ये 1 और 1 लिखे हुए हैं, यहाँ से शुरू किया। तो जब पावर 2 के कोफिशिएंट डिसाइड करने हैं ना, सो व्हाट आई मीन बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज 1, 2 एंड 1। तो ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 1, ये कैसे आए एक्चुअली, ये वाला 1 तो यहाँ ले लो, ये वाला 1 भी यहाँ ले लो, ये जो बीच का नंबर है ये इन दोनों का सम है 1 प्लस 1। अब आगे बढ़ा के बताता हूं मैं आपको, ये 1 आप यहाँ उतार ले, ये 1 आप यहाँ उतार ले। अब सोचो 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस 3 इज 6, 3 प्लस 1 इज 4। समझा पैटर्न? आगे चलो, 1 यहाँ उतार लो, 1 यहाँ उतार लो, 1 प्लस 4 इज 5, 4 प्लस 6 इज 10, 6 प्लस 4 इज 10, 4 प्लस 1 इज 5। अगर मैं पावर 6 का लिखने लगूं, सुनना ध्यान से, ये समझोगे तुम, यहाँ पर 1, इसके इस बाजू भी 1। हाँ भाई करो, तुम करो एक बार पावर 6 का। हाँ तुमको, तुम नोट करो, पास्कल ट्रायंगल नोट करो, तुम्हारे के काम आएगा। हाँ ये लाइन से सारा कोफिशिएंट बोल दो मेरे को, लाइन से सारा कोफिशिएंट बोलो, लाइन से एक साथ। हाँ तो ये 1 6 15 20 15 6 एंड 1। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। ये दिख गया ना, 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 और 1 ये। ओके भाई, ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये कोफिशिएंट अपने वो जो सीरीज आती है उसके कोफिशिएंट। अब मैं आपको मैच करके बताता हूँ, ठीक है। देखो कैसे हुआ ये मैच। अगर आप इंडेक्स 2 की बात कर रहे हो तो इंडेक्स 2 के कोफिशिएंट ये 1 2 1, ये रहा 1 2 1, दिख गया क्या? अगर पावर 3 के मैच करने हैं, पावर 3 के मैच करने हैं तो ये रहे 1 3 3 1, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये रहा 1 3 3 1। इसके क्या आ रहा है 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। गॉट इट? कुछ कुछ कोफिशिएंट लिखने का अपने को तरीका भी मिल गया और पावर लिखने का फंडा भी हो गया। इससे अगर मेरे को अगर कोई बोले कि x प्लस वाई की पावर 5 लिखना है, तो क्या x प्लस वाई की पावर 5 लिखने की पोजीशन में है क्या अपन? हैं? तुम एक बार लिखो, चलो तुम x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपांशन लिखो, इस फंडे का पूरा यूज करते हुए देखो, तुम लिखो एक बार, तभी जाके तुम असली डिफिकल्टी समझोगे अब तक, है ना? ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, कॉपी में लिखना, पागल हो गया? लिख लिया? ओके भाई, चलो देखते हैं। तो x प्लस वाई की पावर 5 है ना, आप मैच कर लेना ना कि ये ऐसा आता है। x की पावर 5, पहले पावर का कर लो पूरा काम, है ना। x की पावर 4 y, फिर आएगा x क्यूब एंड देन वाई स्क्वायर, है ना। और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, फिर आ जाएगा एक्स वाई 4, और फिर यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 5। कोफिशिएंट डालना है, पावर 5 पे चल रहे हैं, पावर 5 पे कोफिशिएंट आते हैं 1 5, है ना। तो पहला वाला 1 है, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। समझ गए क्या बात को? ठीक है, ओके। अब सोचो, तुमको फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब ऐसे में तुम्हारे मजे लेने के लिए बोल दूं कि चलो यार एक काम करो, तुम सीख तो गए हो, x प्लस वाई की पावर 20 लिख के बताओ। तो दिक्कत हो गई ना। तो ये ये जो ट्रायंगल है ये कितना बड़ा होगा ये अपन ही सोच पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा आ जाएगा ऐसे। ये कोई रिलायबल तरीका थोड़ी है। तुमने एक पैटर्न समझा और ये तो कोई रिलायबल तरीका नहीं है भाई, ऐसे तो लिखते चलो।
ऐसे तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में तो 3-4 दिन हो जाएंगे, अपने को 3-4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये तो सही नहीं है। तो फिर आए न्यूटन बाबा, और फिर न्यूटन बाबा ने एक बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया, है ना। बहुत बहुत सही दिमाग है, मतलब मजा आ जाता देख के वो, कि वाह यार क्या सोचा उन्होंने। तो भाई उन्होंने ये सोचा कि मैं डिग्री 2 से स्टार्ट करता हूँ, है ना। सो मैं डिग्री 2 की बात कर रहा हूँ। ये कोफिशिएंट उसने कैसे सोचे, ये जो 1 है ना, उसको लिखा 2C0। ये जो 2 है ना, ये उसने सोचा 2C1। ये जो 1 है ना, ये सोचा उसने 2C2। डिग्री 2 थी, ऐसे सोच लिया। अगला पैटर्न देखना, 3 का क्या सोचा उसने, 3C0, 3C1। तुम वैल्यू क्रॉस वेरीफाई करते रहना, 3C2, 3C3। 4 का उसने सोचा 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। समझा क्या? 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। क्या भाई? कुछ बात समझ में आ रही है? न्यूटन नाम है उसका, न्यूटन, है ना। तो भाई ये जैसे कोफिशिएंट ऑब्जर्व हुए, अब तो बात खत्म हो गई ना। अब तो लफड़ा ही खत्म। तुमको डिग्री 7 के कोफिशिएंट चाहिए, अरे ऐसे लिख देंगे 7C0, 7C1, 7C2, 7C3 से लेकर 7C7। और पावर का फंडा पता ही है, तुम समझ रहे हो। पावर का फंडा पता है, सारे कोफिशिएंट पता है, अब तो तुम पावर n पे डील कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये रहा फॉर्मूला, अच्छे से कॉपी किया जाए। पैटर्न देख लो, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, एक बार समझ लो। इस फॉर्मूले को रटना नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। NC0, NC1, NC2, NC3, NCN। ठीक है, पावर का लॉजिक देखना, ए की पावर n, ए की पावर n-1, n-2, n-3 और लास्ट में 0। उसका लॉजिक देखना, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर n। क्या इसको कहीं पर याद करने का कोई सेंस है क्या? मतलब ठीक है ना, ये तो समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार से हो रहा है भाई। ठीक है, शौर्य तुम समझ जाओगे, हैं? एनसीआर लॉजिक यूज करने का क्या सेंस है, तो समझाऊं मैं तुमको? हैं? मैं समझाऊं? हैं? चलो समझाता हूं मैं। तुम पास्कल ट्रायंगल का लॉजिक समझ रहे हो? हैं? क्यों आया? इन दोनों को जोड़कर ये क्यों आ रहा है? हम्म? तुम इसकी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, अपन उसको थोड़ा सा, अपन भूल गए उसको। अबे दिख नहीं रहा है बावड़ो, दिख नहीं रहा है। नहीं हो पाएगा तुमसे, इसलिए मैं ऐसी बातें कभी बताता नहीं हूँ, वो ऑब्जर्वेशन है। क्यों, तुमको एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? तुम समझ रहे हो, हर जगह वो फॉर्मूला लग रहा है, हर जगह वो फॉर्मूला लग रहा है, इतना है ये। तुम जोड़ के देख लो सब जगह, तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो, हर जगह दिख रहा है तुमको। ठीक है, तो एक्चुअली इस फॉर्मूले को ही पास्कल ट्रायंगल का फॉर्मूला बोला जाता है। इस फॉर्मूले को ही एक्चुअली, ये फॉर्मूला जब पढ़ाते हैं ना, इसका एक नाम होता है पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ठीक है। अब ठीक है, तो एक्चुअली वो यहाँ से ये फॉर्मूला दिखा उसको, फिर उसका सम उसको ऐसे दिखा, फिर कुछ कुछ हुआ, एग्जैक्टली क्या उसने मैनिपुलेट किया वो तो नहीं पता होता है। पर ये लॉजिक, लोगों को जो समझ आता है वो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखो फॉर्मूला, अच्छे से तारे सितारे बनाओ, है ना। ये है बाइनोमियल थ्योरम, यही है इकलौता फॉर्मूला इस चैप्टर का। ठीक है, और इसको अपने को याद रखना है, समझना है, याद इन द सेंस। ठीक है,
अच्छा, जैसे एपी की जनरल टर्म होती है वैसे मैं इसकी जनरल टर्म लिख के बताऊं, अगर आप निश्चिंत मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो तो। जैसे एपी की जनरल टर्म होती है ना, वैसे मैं इसकी जनरल टर्म लिख के बताता हूँ। टी आर, हाँ भाई, एनसीआर। टी एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ आएगा यहाँ पर, वो आपको समझना पड़ेगा। जो फर्स्ट टर्म है उसमें जीरो आ रहा है, दिख रहा है तुमको ये? टी आर प्लस वन इज एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। ये इसकी जनरल टर्म है। जैसे एपी की जनरल टर्म होती है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैसे इसका जनरल टर्म ये है। क्योंकि मैं, भाई ऐसे बच्चा टाइप क्वेश्चन तो सिर्फ आपके 11th के एग्जाम में आएंगे कि भाई ए प्लस बी की पावर 20 लिखो, ए प्लस बी की पावर 10 लिखो, है ना, वो तो एग्जाम में आएंगे वहां पर बोर्ड वाले में, ठीक है। ओके। अपने को तो कहीं एक पर्टिकुलर टर्म से काम होगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई ए प्लस बी की पावर 20 में एक काम करो, मेरे को जो है वो 10वीं टर्म निकाल के दो। आई आई नीड 10th टर्म, ठीक है। तो 10th टर्म में समझते हो तुम, 10th टर्म में क्या होगा, मेन लॉजिक जो है वो ये है, ठीक है, कि यहां पर 10 चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना कि अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? आर की वैल्यू शाबाश 9 पुट करोगे। एक्चुअली एक कम पुट करना होता है। इफ यू नीड 15th टर्म इन एनी ऑफ द एक्सपांशन, व्हाट वैल्यू ऑफ आर यू विल पुट? 14, क्योंकि यहाँ पे आर प्लस वन होता है। थोड़ा सा ये लॉजिक समझना, ठीक है। ये वैसे आगे जाके भी काम आने वाला है, ठीक है। एक कम वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे टी आर प्लस वन है, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम है जिस तरीके के डाउट पूछते हो ना, ठीक है, ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम क्या ये कि कैसे डाउट पूछते हो? एक एक बात बताओ सार्थक मेरे को, अगर x प्लस वाई की पावर 20 पूछ लिया तो तुम स्कूल वालों को कुछ कर सकते हो क्या? है, तुम स्कूल वालों को जाके कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, पूछ लिया तो करना है। ऐसा तो है नहीं तुम जाके वहां पे धरने में बैठ जाओगे कि x प्लस वाई की पावर 20 कैसे लिख दिया है। ऐसा तो नहीं होगा ना, पूछ लिया तो पूछ लिया, करना तो करना है बस। क्या भाई, ऐसे ऐसे ये नहीं है वो नहीं, ये पूछेंगे क्या? अरे यार ऐसे क्या करते हो यार, तुम्हारी 11th खत्म होने वाली है ना, 10 दिन बाद तुम 12th में आने वाले हो, थोड़ा समझो किसी बात को भाई। है, लास्ट में तुम डांट खा के चल रहे हो अभी, ठीक है। हाँ भाई, तो जैसा ए प्लस बी था, है ना, अगर कोई ऐसे एक्स प्लस वाई भी पूछे तो भी चलता है, ठीक है ना। ओके, एक्स प्लस वाई की पावर ये भी चलता है, ओके। और अगर किसी ने एक्स माइनस वाई पूछ लिया, ठीक है, ओके, अगर किसी ने x माइनस वाई पूछ लिया, ठीक है ना, तो इसमें अपन y की जगह माइनस वाई करते हैं, ठीक है, y की जगह माइनस वाई कर देते हैं। तो आपको समझ रहा है क्या कि अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा? हम्म, जैसे यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर y की पावर वन है, ये माइनस वाई हो गया। ये y की पावर माइनस टू है, ये आ गया। y की पावर माइनस थ्री पे वापस ये। तो जहां जहां पर ओड पावर आ रही है y के ऊपर, ठीक है, वैसे वैसे वहां पर माइनस डाल दो और इवन पावर पे प्लस रखते रहो, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, फटाफट लिख लो कि माइनस वाला भी क्लियर है, ऐसा मत बोलना कि माइनस वाला तो पढ़ा ही नहीं, प्लस वाला ही पढ़ा है। इसको लगते हैं भाई 8, 7 लेक्चर तो लगते ही लगते हैं, 7। आज पहला लेक्चर अगर गिने तो 6 और बाकी। वो मतलब वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे चल रहा है लेक्चर, है ना, ठीक है, लोग कितने कंफर्टेबल है। इसमें कहने को तो मैं डिफरेंशिएशन भी पढ़ा सकता हूँ, इसमें कहने को इंटीग्रेशन भी पढ़ा सकता हूँ, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि जनता कितनी डाइजेस्ट करती है उस बात को, ठीक है भाई। तो मैं छोटे छोटे सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना, एक दो सवाल ऐसे ताकि आपका हाथ जमे, है ना, उस एक्सपांशन पर, ठीक है। तो आपको इसको एक बार अपनी नोटबुक में इसका एक्सपांशन लिखना है, द ओनली पर्पज इज कि आपका फॉर्मूला थोड़ा फ्लो में आ जाए, ठीक है। स्टार्ट करो, दोनों लिख के रखो, फिर मैं लिखता हूँ, फिर आंसर मैच कर लेना जल्दी से।
x प्लस 2 की पावर 6, तो आप लिख लो फटाफट, फिर मैं लिखता हूँ, फिर चेक कर लो, है ना। हो गया। देखो ऐसे लिखते हैं कोफिशिएंट, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ऐसे लिखते हैं। सारी की सारी पावर इसके ऊपर डाल दो, फिर एक एक पावर यहाँ से कम करते रहो, एक और कम, एक और कम, 1/1 ऐसे ना, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, वाई की पावर 4, वाई की पावर 5, वाई की पावर 6, ऐसा लिखते हैं। इसमें लिखना है 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4, एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर की पावर 1, सॉरी नॉट 1, 3, एक्स स्क्वायर की पावर 2, 4 है ना, 4c0, 4c1, 4c2 आएगा यहाँ पर, इस जगह एक और टर्म लिख देते हैं 4c3, एक्स स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर की पावर 0, then start with 3 by x, so 3 by x की पावर 1, 3 by x की पावर 2, 3 and 4, बस समझ गए बात को। ठीक है, तो आई थिंक फॉर्मूला सबके हाथ में आ गया होगा, हाँ कैसे क्या है। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस पर्पस है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये नहीं कर रहा मैं ना, ये लिखना हो तो ये कैसे लिखोगे, 100 प्लस 1 की पावर 5, जैसे बचपन में करते थे ना, 99 की पावर 5 भी पूछ लिया, तो 100 माइनस 1 की पावर 5, ऐसा कुछ करके। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, आपको मेरे को ये बताना है कि ये एक पॉलिनोमियल आ रहा है, एक्सप्रेस कर दो मेरे को, उस पॉलिनोमियल में कौन कौन से डिग्री की टर्म्स आ रही है वो बता दो आप। ठीक है, सबसे पहले अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इसको चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल समझते हो ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके ऊपर, जिसमें सारे वेरिएबल के ऊपर पावर जो है होल नंबर आए, है ना, फ्रैक्शन में पावर नहीं चाहिए। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ भाई, लिख लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट टर्म कट रही होगी, जो बच रही होगी वो डबल बच रही होगी ना। तो 6c0, एक्स की पावर 6, 6c2, है ना, इसके ऊपर पावर 4 आएगी, और इसके ऊपर पावर जब 2 आएगी तो ये हो जाएगा, है ना, पावर 2 मतलब 2 इंटू हाफ, वो कैंसिल हो गया। फिर आएगा 64, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर 4 प्लस 66, एक्स की पावर 0 और रूट ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर 6, ये अपना आंसर है। ठीक है भाई, ओके। तो बस ये ठीक है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में मतलब हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 6 है, फिर वापस इधर भी एक्स की पावर 6, इधर एक्स की पावर 5 दिख गया होगा, है ना, इधर एक्स की पावर 4, इधर एक्स की पावर 3, ऐसे करके, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात, माइनस वाला टर्म कैंसिल हो रहा है ना। ठीक है, सो भाई जनरल टर्म, जनरल टर्म मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो ये जनरल टर्म है। और अगर आपको 10वीं टर्म चाहिए तो T10 चाहिए, तो R की वैल्यू 9 पुट करोगे, है ना। अब आप एक नोट लिख लो, नोट करके 1 2 3 एक एक करके लिखते रहना। इस स्टेटमेंट के ऊपर अपन जो है बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या कुछ कुछ बातें अपन सीख रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। तो ये अपना स्टेटमेंट मतलब मेन चीज है, और इसके ऊपर सारी ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट लिख लो जनरल टर्म विच इज TR+1 NCR A की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। ठीक है भाई, ओके। फटाफट फटाफट फर्स्ट लिख लिया और सेकंड पे पढ़े भाई।
ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, सेकंड पॉइंट लिख दो। नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितनी होगी बताओ भाई। किसी भी एक्सपांशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसकी डिग्री n है तो इन टर्म्स ऑफ n बताओ कि ये टोटल कितनी टर्म्स लिखी है। छोटे छोटे एग्जांपल सोचो आप, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 3 टर्म आती है ना। तो अगर n पे लिख रहे हो तो कितनी टर्म आएगी, n प्लस वन। ओके, द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन इज n प्लस वन, वन मोर देन द पावर। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है ना, किसी भी टर्म पे चले जाओ, पावर का सम n और जीरो n, n माइनस वन और वन n दिख गया है। तो ये देखो वो उसी फंडे से लिखा था अपन ने। तो हर जगह जो है पावर का सम कितना आने वाला है, n आने वाला है। ठीक है, द सम ऑफ इंडाइसेस इन a एंड b ईच टर्म इज वन। आगे बढ़ते हैं। जो NC0, NC1, NC2 से लेकर NCN, ये जो चीजें है ना, इसको बोला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। पहले तो ये लिख लो इसी में, NC0, NC1, NC2 आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, ओके। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। इट इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल लॉजिक। ये बोल रहे हैं कि पहला और आखिरी का कोफिशिएंट बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। ये NC0 NCN बराबर ही होता है ना। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, फिर थर्ड और थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ और ऐसे बराबर होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल लॉजिक। यस, NCR इज NCN माइनस आर। समझ में आती बात क्या? ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, ये हो गया है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। x माइनस वाई की पावर n लिखना सिखा दिया, मत लिखना, छोड़ देना। 1 प्लस एक्स की पावर n समझते हो? एक पार्ट लिखना ही नहीं है, मतलब 1 की पावर n और 1 की पावर n माइनस वन, 1 की पावर n माइनस टू, ये लिखना ही नहीं है। सिर्फ x वाली पावर ही लिखो ना, 1 को क्या लिखना। सो इट इज वेरी इजी कि NC0 NC1x NC2x NC3x क्यूब और NCR x की पावर NCN x की पावर, 1 को लिखना ही नहीं, अच्छी बात है। ठीक है ना, छोड़ो। और अगर मैं इसी जगह 1 माइनस एक्स पूछ लूं तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 इंटू एक्स क्यूब, है ना। अच्छा, ऐसे करके लास्ट में प्लस आएगा या माइनस आएगा? इस जगह यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? इट डिपेंड्स। हाँ, तो कैसे डिपेंड कराएं भाई? -1 की पावर n कर दूं, ओड आया तो -12 और इवन आया तो कुछ भी नहीं फिर। ठीक है ना, ध्यान रखें यहाँ पर, है ना, -1 की पावर n। तो ठीक है भाई, हो गए सारी चीजें मेरे हिसाब से। अब है ना, अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, 1 माइनस एक्स बता दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ये भी बाद में बात करेंगे अभी नहीं। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपांशन। ठीक है भाई, सुनना ध्यान से। इस एक्सपांशन में कितनी टर्म होगी? 8 टर्म होगी। मैं पूछ रहा हूँ चौथी टर्म कौन सी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारी टर्म लिख दी और उसमें से बता रहे हो सर ये रही चौथी टर्म, है ना, वो नहीं होता है। ठीक है, अपन सीधे इसमें बोल क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, सीधा ही हो जाता है भाई। आपको ऐसे क्वेश्चन में जनरल टर्म, है ना, किसी भी एक्सपांशन का जो जनरल टर्म होता है वो ये होता है। आपको फोर्थ टर्म चाहिए, आर की वैल्यू क्या पुट करनी बताओ? 3 पुट करनी, 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी बताओ? n की वैल्यू दिख गई 7। a कितना है 2x, b कितना है -y/2। मैं ऐसे करता हूँ, हाँ ये ध्यान से देखना, b इज -y/2 मेरे लिए ना। तो ये आएगा 7c3, a की वैल्यू 2x की पावर 7 - 3 -y/2 की पावर 3। तो T4 इज 7c3 विथ माइनस साइन 2x की पावर 4 एंड y/2 की पावर 3। अब इसको जितना सिंप्लीफाई करना कर सकते हो। जैसे 7c3 की वैल्यू पुट कर दी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 कैंसिल कर दिया, x की पावर 4, y³ यहाँ पर 2, यहाँ पर 7c3, यहाँ पर -84। समझ गए बात को? ऐसे
ओके भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस छोड़ दो इसको यहीं पर, ठीक है। आगे बढ़े। ओके भाई। तो अगला सवाल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 y³ है ना। इस टर्म में आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 और y³ मतलब ये दोनों का मिलाकर क्या कोफिशिएंट आ रहा हो बताएं, ठीक है ना। बनाओ भाई, जनरल टर्म लिखो। सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखो। हाँ भाई। तो आर की वैल्यू नहीं पता है ना। तो 9 c r एक्स की पावर 9 - r और b की पावर r, b इज बेसिकली योर y, 2y, ठीक है। तो भाई इसमें ऐसा है कि आपको x की पावर 6 चाहिए और y की पावर 3 चाहिए। ऑब्जर्व करने के दो तरीके, y की पावर 3 चाहिए तो r को 3 पुट करोगे, या फिर x से सोचो तो 9 - r कितना होना चाहिए, 6, उससे भी r 3 ही आएगा, ठीक है। दोनों से कैसे भी सोच लो। तो r को अपन 3 पुट कर देते हैं, ये अपना टर्म आ गया विच इज 9c3 x की पावर 9 - 3 6 एंड 2y की पावर 3, ठीक है। सो T4 इज 9c3 इंटू 8 x की पावर 6 एंड y। कोफिशिएंट क्या है, ये है, ओके। ये कोफिशिएंट है और इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आपके 672 आ रहा है। अब देखो ऐसा है कि एक्चुअली इसमें भी कभी कभी फंसाया जाता है कि जो 9c3 है ना, सिर्फ 9c3, दैट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट, समझ गए बात को। और जो नॉर्मल कोफिशिएंट है दैट इज 9c3 इंटू 8, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सेवेंथ टर्म इन दिस एक्सपांशन। सेवेंथ टर्म है ना।
हेलो 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 हेलो, सॉरी वेट, सॉरी। ठीक है भाई। हाँ, तो आंसर आ गया है तो अपने, है ना? ठीक है। तो भाई इसमें सेवेंथ टर्म निकालनी है, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6। अब तो सीधा लिख दूं, है ना? 6+1, 9c6 4x/5 की पावर 9 - 6 एंड -5/2x की पावर, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके ये आ रहा है क्या, आगरा वाला ऑप्शन? नहीं आ रहा है? ऐसी कौन सी कैलकुलेशन करते हो? अच्छा, बी आ रहा है, बी आ रहा है, ओके, ठीक है, देख लेते हैं। 9 से 6 तो दिख ही रहा है, अरे मैंने भी यार ध्यान नहीं रहा मेरे को, एक मिनट देख लेते रहो। 4/5 की पावर 3, और माइनस तो नहीं आएगा, पक्की बात है ना? सो 5/2 की पावर 6, ठीक है। एक्स की पावर 3, और तो ये सी, ये आ रहा है क्या, सी आ रहा है ना? सी आ रहा है, ठीक है। ये माइनस तो, ये तो बॉम्बे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना? माइनस तो आएगा नहीं ना, 6 है ना, कैसे आ रहा माइनस? ठीक है, तो एक्स की पावर -3 आ जाएगा। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस। सो क्वेश्चन लिखो, अच्छा सवाल आ गया, आप धीरे धीरे ना, ठीक है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। भाई ये बीच में माइनस है, ठीक है, तो TR+1 इज 9CR, ठीक है। पहले एक बार जनरल टर्म लिख रहा हूं मैं, 3x² 2 की पावर 9 - R, और -1/3x की पावर R। एक काम करूं मैं, इस -1/3x को अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, -1 की पावर R, है ना, और 1/3x की पावर R, ऐसे लिख दूं क्या? एक बार ये बताओ मेरे को, इस माइनस को हैंडल ऐसे करूं क्या मैं हर बार? इस -1 की पावर R को बाहर लिख दूंगा, ओड इवन का देखते रहेंगे यहाँ से बस, है ना? ठीक है। सो नाउ यू नीड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या करो, एक्स की जितनी पावर आ रही है ना तुम्हारे, एक साथ कलेक्ट कर लो एक बार एक्स की पावर। तो देखो 2 है ना, तो एक्स की पावर यहाँ पे कितना हो गया, 18 - 2R, ठीक है। और एक यहां से दिख रहा है तुमको, एक्स की पावर -R, ये पूरी इफेक्टिव पावर है अपने पास एक्स की। यस और नो, पहले ये दिखा क्या, ये बताओ मेरे को। या फिर मैं मतलब भले ही आप चाहो तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा इतना अत्याचार नहीं करता हूँ, एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूँ कि भाई क्या करो, सारी चीजें यहाँ से बाहर निकाल दो, है ना। 3/2 की पावर 9 - R, -1 की पावर R, 1/3 की पावर R, एक्स की पावर 18 - 2R -R, ऐसा दिख गया। अब अपन जो है इसको, ये जो भी लिखा है, इसको एक्स की पावर 0 के बराबर कर दें, क्योंकि एक से इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो 18 - 3R कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आर की वैल्यू कितनी दिख रही है, 6 दिख गई। अब अपन आर को 6 यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो 96 यहाँ पे आएगा, 3/2 की पावर 9 - 6 विच इज 3, -1 की पावर 6, और यहाँ पे तो आप 6 पुट करोगे तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वो है 96 इंटू 3/2 की पावर 3, ठीक है। लास्ट टर्म नहीं होती वो, है ना, वो तो बढ़ती घटती रहती है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्लियर है। बिकॉज दोनों में एक्स है तो वो मैनिपुलेट होता, आपस में होता रहता है ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिखने वाला काम हो गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 चाहिए इसमें, इस वाले में। अब आप क्वेश्चन देखें और सोचें कि ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, मतलब ये 4 टर्म की पढ़ाई है क्या तुमको? 4 का थोड़ी पढ़ा है मैंने, 2 का पढ़ा है, बाइनोमियल चैप्टर का नाम ही बाइनोमियल है। हाँ, वेरी गुड।
यहाँ पर आपको ये दिखना चाहिए कि ये 1+x³ है और उसकी पावर 15 है। सो दिस इज बेसिकली 1+x⁴। ठीक है, ओके। इसमें x⁴ 6 चाहिए, तो मैं तो एक बार जनरल टर्म लिख देता हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आता है। तो 45 CR, 1 तो लिखना ही नहीं है, लिखना हो तो भले ही इच्छा पूरी कर लो, और x⁴r क्या चाहिए, x⁴ 6 चाहिए, r को 6 पुट कर दो। r को 6 पुट करोगे तो ये आएगा 45C6 और x⁴ 6। ये अपनी टर्म है। अपने को चाहिए कोफिशिएंट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 45C39। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़े। ओके भाई, अभी समर तुमने चैप्टर 9 देखा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया चीज है ना। चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, 1+x⁴r में 1+x⁴n में मान लो मेरे को बोले कि x⁴7 का निकालो, तो क्या सीधा लिख दूंगा अगली बार में 45C7? मेरे को बोले x⁴8 का लिखो 45C8, मेरे को बोले x⁴15 लिखो 45C15, लिख दूंगा ऐसा डायरेक्ट। x⁴r का अगर कहीं कोफिशिएंट चाहिए तो 45CR लिख दूंगा मैं, ये बार बार ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि 1 तो किसी काम का ही नहीं है, जो आंसर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। समझ गए बात को? ठीक है, अच्छा अब देखना, कोफिशिएंट ऑफ x⁴m चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁴m इस पूरे एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा, एक अच्छा मतलब कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आ गया यार। देखो, इसमें अगर x⁴m चाहिए, तो अभी आपको सिखाया 1+x⁴m में अगर m चाहिए तो क्या आएगा आंसर, MCM। यस और नो? ठीक है, ओके। अच्छा, और इधर इधर आ जाएगा m+1CM। समझ गए बात को? x⁴m चाहिए तो m+1CM, यहाँ पे आ जाएगा m+2CM। हाँ ना करते रहो, समझ में आ रहा है क्या? और लास्ट वाला हो जाएगा NCM। भाई x⁴m चाहिए ना, तो आप बार बार mm निकाल लो अलग अलग। ठीक है, क्या ये अपना आंसर यहाँ तक दिख रहा है क्या? मैंने यहाँ से x⁴m निकाल दिए, यहाँ से x⁴m निकाल दिए, यहाँ से x⁴m निकाल दिए, यहाँ से x⁴m निकाल दिए। इसको जोड़ के आंसर बताना है। तो तुम एक बात सोचो, क्या अपन इन सबको जोड़ने के लिए कोई मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, और आई विल गिव यू द हिंट आल्सो। यस, पास्कल ट्रायंगल वाला हिंट, कि NCR-1 इज n+1 CR। देखो, जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको तोड़ मरोड़ के लिखना होता है, तो कहना इसे कि इसकी वैल्यू जो है वो है m+1 CM+1, है ना? एक ही बात है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, m+1 CM, m+2 CM से लेकर NCM तक। हाँ भाई, क्या इन दोनों में अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? NCR में दोनों बराबर हो गए, और एक में डिफरेंस एक बढ़ा दो, तो ये कितना आएगा, m+2 CM+1, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। सो m+2 CM से लेकर NCM। ऐसे क्लबिंग होती रहेगी क्या, वापस ये m+3 बन जाएगा, ऐसे कम बढ़ता। तो हो क्या रहा है कि जिसके साथ अपन कंबाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब ऊपर m+2 है तो अगली बार m+3 बन जाता है, तो लास्ट में अगर n है तो क्या बन जाएगा, n+1 C। m+1 और m बार बार m+1 आता रहेगा, क्योंकि लार्जर वैल्यू ऑफ r आती है। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो लास्ट में लिखा हुआ है। ये है अपना कोफिशिएंट ऑफ x⁴m। तुमको ये सीरीज क्लबिंग पक्का समझ में आता है ना, ऐसे ऐसे क्लब होते रहते हैं।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हाँ भाई बताओ जल्दी से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 32, जल्दी से बताओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 32, क्या करोगे? जनरल टर्म लिखोगे। माइनस वाले को मैं ऐसे लिखता हूं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक्स की पावर कलेक्ट करो, तो ये तो 15 इंटू 4 60 माइनस 4r एंड माइनस 3r, ये माइनस 3r यहाँ से ना, ये होना चाहिए एक्स की पावर 32। हाँ भाई, 60 माइनस 7r इज 32, r की वैल्यू क्या आ रही? 4 आ गई, 4 पुट कर दो, तो T5 इज 15c4 x की पावर 4, 15 माइनस 4 माइनस 1 की पावर 4, 1 बाई एक्स क्यूब की पावर 4, बस। सो T5 इज 15c4, और ये तो x की पावर 4 कुछ है नहीं, कुछ नहीं, x की पावर 32 आएगा। हाँ भाई, तो आंसर क्या है क्वेश्चन का? 15c4। बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे तो भी 15c4 है, नॉर्मल कोफिशिएंट पूछे तो भी 15c4 है, ठीक है, बोथ आर सेम हियर। आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई। जल्दी से, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो फटाफट लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। अबे इसका प्रीवियस कौन लेता है भाई, हैं? इसका प्रीवियस भी कर दूं, हैं? हाँ भाई चलो, आर की वैल्यू बताओगे आप जल्दी से। जनरल टर्म लिखो फटाफट। एट सी आर, कौन देव भाई? एट सी आर, फिर आ जाएगा एक्स की पावर 1/3/2, 8 माइनस आर, एक्स की पावर -1/5 और आर। हाँ, एक्स की पावर कलेक्ट करो, एक्स की पावर आ रही है 8 माइनस r/3 माइनस r/5, ये होना चाहिए एक्स की पावर 0 जैसा। क्यों भाई? 8 माइनस r/3 माइनस r/5 अगर 0 कर दिया जाए तो r की वैल्यू बताओ एक बार तो। 3 5 दोनों? हाँ, एक एक एक, दो तो दो थोड़ी आएगी, लीनियर इक्वेशन है। 5, ओके। सो आई एम टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ अभिषेक एंड नीरज, है ना, विच इज 5। तो यहाँ 5 पुट कर दो, बाकी देख लेना भाई क्या चल रहा है ना।
8 माइनस 5 3 आ गया, और x की पावर -1/5 की पावर 5। तो एक्चुअली जो आंसर है वो यही है ना, 8c5/2 क्यूब, क्योंकि बाकी तो ये तो कैंसिल होना ही है ना, वो तो करना ही मतलब वो तो वैसे ही हो गई होगा, उसी को सोच के आप वैल्यू लिख रहे हो, ये अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। तुम जनरल टर्म लिखने में, कोफिशिएंट निकालने में और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने में कंफर्टेबल हो? हैं? ठीक है, ओके, बस ओके भाई। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुको। ठीक है भाई, एक मिनट रुकना। ठीक है भाई, यही खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन अगली क्लास में चाहिए होगा रिवाइज करवाने के लिए। ठीक है ना, अभी करवा दूंगा तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। यही रुकते हैं अपन, है ना, क्योंकि अब आगे जाकर जो है वो थोड़ा सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पर थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आई वांट कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा बचा के रखें अपन, ठीक है ना। ओके, 8 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, है ना। ठीक है भैया ना, सो बाय बाय।